हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 29 जुलाई और देखते हैं क्या अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं आज के लिए। जो भी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, यू कैन से दैट एसएससी सीजीएल, जो भी हमारा रिलेटिव होगा सिलेबस से उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम, जैसा कि हमारा रूटीन चला आ रहा है, कि हम यूपीएससी का एक पी बाई क्यू देखते हैं। और सीरीज हमारी चल रही है कौन सी वाली, ए, ठीक है। और हमने जो ईयर उठाया वो 2020। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है आज, 9। अब तक के 8 क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। और उन क्वेश्चनों को कोशिश मैंने ये की है कि आपका सिलेबस से कनेक्ट हो पाए विद इन करेंट अफेयर, एंड देन उसके बाद हमने ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न को भी कंबाइन करने की कोशिश की है। तो 8 वाले क्वेश्चंस, जो 8 वीडियो लास्ट हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइडेड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। यानी कि किस टाइप के सिटीजन को इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो देखते हैं, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपए। यानी कि वह व्यक्ति जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है, या उसको क्या, इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, दूसरा है ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपीज। तीसरा है हमारे पास मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख रुपीज। चौथा है हमारे पास ऑल सीनियर सिटीजन। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द, सॉरी कोड यहाँ गलत लिख गया, ये फुफर कोड गिवन बिलो के, गिवन बिलो ये नहीं होगा। सो 1 and 2, 3 and 4, 2 and 3 and 1 on 4। तो देखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। देखिए, ऑल, अगर मान लीजिए जो जितने भी ऑल वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले हम क्या करते थे कि 2023 से पहले हम एलिमिनेट कर लिया करते थे कि इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर सारे सिटीजन को, अब अमिताभ बच्चन मान लीजिए, आप अमिताभ बच्चन सर हैं, या फिर मान लीजिए और भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, क्या उनको लीगल फ्री लीगल सर्विस की आवश्यकता है? हाँ, यहाँ पे है इंडियन फ्री लीगल सर्विस। क्या उनको फ्री लीगल सर्विस की आवश्यकता है ऑल सिटीजन्स को? तो नहीं होगा, है ना। तो ऑब्वियसली है, यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 and 2 and 2 and 3। तो कॉमन सी बात है, हमारे पास 2 तो सही होगा। तो क्या है, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपीज, ये 2 वाला तो हमारा सही है। अब हमें देखना है, फर्स्ट देखना है एंड थर्ड देखना है। पर्सन विद एन एनुअल इनकम लेस देन ऑफ 1 लाख रुपीज, या फिर मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख रुपीज। तो हेयर ये एक्चुअली में क्या है ना, पर्टिकुलर एक रीजन की बात हो जाएगी, है ना। और अगर ओबीसी की बात करेंगे तो फिर एससी, एसटी, है ना। और उसके बाद फिर आ जाइए आप माइनॉरिटी, फिर आप आ जाइएगा इधर जनरल। तो ये एक्चुअली में एक सेक्शन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड हमारा ये गया, आंसर हमारा क्या हो गया, 1 and 2। ओके, तो आज का क्वेश्चन हमने देख लिया कि फ्री लीगल जो सर्विस होती है, फ्री लीगल एड सर्विस होती है, वो एक्चुअली में ऑल सीनियर सिटीजन को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग आते हैं शामिल। अब उनको क्या जरूरत है, जो सीनियर सिटीजन है उनको तो फ्री लीगल एड की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है, फोर्थ वाला तो आपका वैसे भी आंसर एलिमिनेट हो जाता। अब आपके पास 1 and 2 and 2 and 3 बचता है ना। अब ये आपका नैरो एरिया है, नैरो यू कैन सी दैट इट्स ए वन रीजन, है ना, वन एक कास्ट को इंडिकेट किया गया है। सो ये वाला अगर आप वैसे भी निकालेंगे ना, थोड़ा सा से कॉमन सेंस से, तो थर्ड वाला आपका आंसर वैसे भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर थर्ड गलत हो जाएगा तो एलिमिनेट कर लेंगे आप आंसर 1 and 2। ओके, सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पीसी। और पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और 28 जुलाई, एक दिन हम पहले का देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने काफ़ी बड़ा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आई थिंक, मुझे लगता है कि जो आपका वन डे एग्जाम है, चाहे स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी सीजीएल, है ना, तो उसमें हो सकता है कि इस क्वेश्चन को पूछा जाए, है ना। क्योंकि कारण क्या है, पार्लियामेंट वाली अभी जो है इनाग्रेट हुआ है दिल्ली में, तो उसी के रिगार्डिंग है। तो देखते हैं क्या है, व्हाट इज अनुभव भट्ट क्या है, पहले तो हमको ये समझना है, अनुभव मट्टपा मट्टपा क्या है। तो वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहली पार्लियामेंट थी अनुभव मंडपा। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज अनुभव मंडपा।
तो आप इसको बोलेंगे ये क्या है आपकी, ये है पार्लियामेंट। ठीक है, क्या है ये आपकी पार्लियामेंट जो पहले थी। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर थी ये, आप देखिए फ्रांस, जिसमें पोइट बैठते थे और सोशियो रिफॉर्मर बैठते थे, दो लोग थे, कवि और सामाजिक सुधारक। ये डिलिबरेट करते थे क्या, रिफॉर्म फॉर द वेरियस एरिया। तो जो वेरियस एरिया है, कह सकते हैं विभिन्न क्षेत्र हैं, उन एरियो में रिफॉर्म की बात किया करते थे। और कौन बैठा करते थे यहाँ पे, सलाउंस। ठीक है, अच्छा प्रभुदेवा, अब आपने प्रभुदेवा सुना होगा, जो साउथ इंडियन में एक एक्टर्स हैं, है ना। तो ये तो प्रेसिडेंट थे, ऐसे याद रखेंगे आप। और लॉर्ड बसवेश्वरा, ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि अभी अपनी जो मिसेस मुर्मू मैम है, वो अपना प्रेसिडेंट है, और पीएम की बात करेंगे तो माननीय मोदी जी हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से, यहाँ पे क्या था ना, जो पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट में प्रभु देवा एक्चुअली प्रेसिडेंट थे, और वैश्वेश्वरा क्या थे, आपके पीएम थे। मेंबर की बात करेंगे, अब ये मेंबर कैसे होते थे इसमें, तो इनको इलेक्ट नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल इनको इलेक्टेड नहीं करते थे। ठीक है, बट नॉमिनेटेड बाय द हायर ऑथोरिटी, इनको नॉमिनेट कौन करता था, नॉमिनेट प्रोसेस था, नॉट ए इलेक्टेड प्रोसेस। तो नॉमिनेट जो करते थे वो हायर अथॉरिटी थी। कब की बात कर रहे हैं हम, अनुभव मंडपा की। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे चलते हैं। फिर भरत, अब आ जाता है मंडपम, थोड़ा सा उसी के बेस लाइन पे ही हमने लेने की कोशिश की है। भरत मंडपम, इसमें क्या कहानी है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कॉन्वेंशन सेंटर, यानी कि IECC, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कॉन्वेंशन सेंटर एट द प्रगति मैदान। कहाँ पर है ये, प्रगति मैदान में, और ये कहाँ पड़ता है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इसको क्या बोला गया है, भरत मंडपम। क्लियर हुआ आपके, ओके। ड्राइव्स ये कहाँ से हुआ, अभी हमने पढ़ा था, फ्रॉम द लॉर्ड वसवेश्वरा। वसवेश्वरा कौन थे, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, ये थे आपके प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट कौन थे, प्रभु देवा। ओके, जो अर्लीस्ट पार्लियामेंट थी। आइडिया की बात करेंगे, ये आइडिया कहाँ से आया, ये आया अनुभव मंडपा से। अब जो भारत, अब आपने देखा जो भारत मंडपम जो है ना, वो प्रगति मैदान में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कॉन्वेंशन सेंटर बना है, वो जो न्यू दिल्ली में है। तो उसका जो आइडिया आया है, वो आया है अनुभव मंडपा से। ठीक है, अभी हमने इसी को पढ़ा था, आगे चलते हैं हम। क्लियर हो गया यहाँ तक, अब आप देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, अनुभव मंडपा और भरत मंडपम। ठीक है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपकी अर्लीस्ट पार्लियामेंट है, और ये अभी आपकी न्यूएस्ट, यू कैन से दैट, जहाँ पे G20 की समिट होगी, कहीं उसमें मेंबर जोड़ेंगे, तो उसके लिए प्रगति मैदान में इसका नाम रखा गया है। ओके, आगे देखते हैं, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यानी कि GMR, ये रिपोर्ट है। ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है, यूएनएसको। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यूएनएसको बॉडी, तो हम इसको आगे चल के देखेंगे। आगे टाइटल क्या है, टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स। तो टेक्नोलॉजी किस में होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, और उसके जो टर्म्स है। आगे बात करते हैं, फिर एक और इंडेक्स मिल जाता है हमें। तो अभी हमने कौन सा इंडेक्स पढ़ लिया, इसको आपको जरूर देखना है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है ये, सॉरी। तो ये देखिए क्वेश्चंस क्या होता है ना, कि जब भी यूपीएससी में पूछा जाता है ना, तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा यहाँ पे, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इसको कौन रिलीज करता है, आपको दे दिया यूएनएसको, है ना। फिर आपको दे दिया UNECE, या फिर आपको कुछ और दे दिया, कुछ और दे दिया। तो ये एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, छूट जाते हैं मोस्टली स्टूडेंटों के। ओके, आगे देखते हैं फिर हम, नेशनल कोल इंडेक्स। अब ये एक्चुअली में क्या है, ये डेक्लाइन हुआ है अभी, कोल, तो उसी के रिगार्डिंग है ये। इसको रिलीज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, हर महीने करती है, नॉट एनुअल। तो आपको यहाँ पे क्रॉस लगा लेना है, एनुअल नहीं करती। बेस ईयर कितना है इसका, 2017-18, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। वर्क, ये रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द मार्केट डायनेमिक, जो कुल मिला के ये मार्केट के जो डायनेमिक्स हैं उनको रिलायबल इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, और प्रोवाइडिंग करता है वैल्यूएबल इंसाइट इनटू कोल प्राइस फ्लक्चुएशन। जो कोल प्राइस में फ्लक्चुएशन होते हैं उनको वैल्यूएबल करता है। ओके, कौन, नेशनल कोल इंडेक्स। क्लियर है, कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कब करती है, हर महीने करती है, साल पे होता है, नॉट। बेस क्या है, 17-18। ओके, आगे चलते हैं फिर हम, अब हमारी एक बॉडी आ जाती है, अभी हमने पढ़ा था, जिसने एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे। आगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन सी दैट, यूएनएसको, ये बॉडी है। हेडक्वार्टर का इसका पेरिस में। क्लियर है, जेनेसिस, इसकी उत्पत्ति कब हुई, वो हुई 1945 में। अबाउट इसके बारे में बात करते हैं, तो यूएनएसको इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन।
तो यूनेस्को क्या है एक्चुअली में, स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, यूएन की। ओके, मिशन क्या है, क्या चाहता है यूएन, यूनेस्को यूनेस्को चाहता है कल्चर ऑफ पीस, क्लियर समझते रहे ना, मतलब शांति चाहता है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी यानी पॉवर्टी को खत्म करना चाहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास हिंदी में, एंड इंटरकल्चर डायलॉग थ्रू किसके, एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। इसमें क्या चाहता है वो, इंटरकल्चर डायलॉग थ्रू एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। मेंबर की बात करते हैं, इसमें कितने मेंबर हैं, 194 मेंबर हैं, और एसोसिएट मेंबर कितने हैं इसके, 12 मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर है, यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूएनएसको, क्लियर है। तो अब तक इंडिया किसका मेंबर नहीं था, वो हमने पढ़ा था, बार बार कई बार रिवाइज कराया मैंने, यूएनईसीई का मेंबर नहीं है इंडिया, बाद बाकी अब तक हमने जितनी बॉडी पढ़ी सबका इंडिया में पार्ट मिला है, क्लियर है। तो पीसी हमने देख लिया, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने, आ जाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पे, और देखते हैं, कीपिंग लिटरेचर ऑन द वायलेंस नॉट अ टेरर एक्ट से सुप्रीम कोर्ट ग्रांट विल जाओ। ये क्या हुई है, इसको देखने की कोशिश करते हैं, ये एक्चुअली में आर्टिकल आया क्यों। कीपिंग लिटरेचर ऑन ए वायलेंस नॉट ए टेरर एक्ट, अगर आप मान लीजिए साहित्य के बारे में किसी को बताते हैं कुछ भी, जैसे कोई भी कहानी है जो साहित्य से रिलेटेड है, तो वो टेरर एक्ट नहीं है, ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी के लिए उन्होंने बेल दिया। अब किनको बेल दिया, थोड़ा सा उसको समझने की हम कोशिश करते हैं, देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल एक्टिविटिस्ट वेरन गोंसेल्स, समझते रहना, एंड अरुण फेरियंस एक्यूज इन द भीमा कोरेगांव केस। अच्छा, इन पे आरोप किसके लिए था, भीमा कोरेगांव केस के लिए। वहाँ पे आपने सुना होगा जो आपस में अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट में फाइट हुई थी, ठीक है। दे हैड स्पेंड 5 ईयर इन जेल, उन्होंने जेल में लगभग 5 साल गुजारे। द कोर्ट हाईलाइटेड that merely holding literature propagating violent act on participation in the seminar will not constitute a terrorist एक्ट, यही बात उन्होंने कहने की कोशिश की है कि ये टेररिस्ट एक्ट में काउंट नहीं होगा अगर उन्होंने कुछ भी प्रोपोगेट किया था। प्रोपोगेट यू कैन से दैट, फैलाना है ना, किसके बारे में, भीमा कोरेगांव केस के साहित्य के बारे में जो भी फैलाने का काम किया, इट्स नॉट कंसिडर एज अ टेररिस्ट एक्ट। सो अंडर द डेक्रोडियन अनलॉफुल एक्ट, इट इज प्रिवेंशन एक्ट यूपा 1967 के थ्रू ये वाला जो वर्डिक्ट आया है, लगभग 54 पेज का जजमेंट था। Also held the mayor association of the profession of association with the terror organization is not enough to attract the offense of membership of such। तो कुल मिला के ये मैं बताऊं आपको, इसमें आपको भीमा कोरेगांव को एक बार देख लेना है, ठीक है। हालांकि इसका क्वेश्चन अभी तक तो यूपीएससी में नहीं बना है, ठीक है, बट मैं बताऊं, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, एनआईए हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, लास्ट वीडियो देख लेंगे। अब बात आ जाते हैं हमारे पास जो पढ़ने के लिए, टाइगर थम्ड टैक्सी दैट फ्लैग्ड ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता फ्राइडे ड्यूरिंग द टाइगर कंजर्वेशन रोड अहेड कैंपेन ऑन द इंटरनेशनल टाइगर डे। अब देखिए, 29 जुलाई को आपका क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। अब हमारे लिए जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें टाइगर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे, चलिए इधर, ये इधर, ये रहा, उसमें तो कुछ दिया नहीं था। अब क्या हुआ है कि यूपीएससी ने दिवस को भी पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। अब आप मुझे टाइप करेंगे कि 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, क्योंकि अभी हमने 26 जुलाई को पढ़ा था, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। आगे देखते हैं अबाउट टाइगर, टाइगर की बात कम करेंगे, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथरा टिग्रिस, ठीक है, आयुसियन इंडेंजर्ड। अच्छा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये शेड्यूल फर्स्ट में है। साइट्स की बात करेंगे तो ये अपेंडिक्स फर्स्ट में है। टाइगर आर द लार्जेस्ट कैट स्पीसीज एंड द बोथ फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज। अब यही बात आपके लिए समझने के लिए है कि ये जो है ना, ये फ्लैगशिप भी है और अम्ब्रेला भी है। अम्ब्रेला का मतलब होता है कि इसके होने से कई और स्पीसीज होती हैं, ठीक है, और ये कैसी है, फ्लैगशिप, फ्लैगशिप है। तो आपको 3 चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करेंगे कि ये इंडेंजर्ड है। अब याद कैसे करना, थोड़ा सा मैं आपको याद कराने की कोशिश कर देता हूँ कि टाइगर, अब टाइगर को देखना, देखा हमने तो ये इतने लोग है ना डेंजर तरीके से डरे कि टाइगर खा ना जाए हमें, और वो टाइगर इसलिए उसको फर्स्ट बोला जाता है कि फर्स्ट आएगा वो, है ना। और तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सेंस लगा के उसको याद कर लेंगे, और थोड़ा सा हमें देख लेना है फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज। आगे देखते हैं, नंबर की बात करते हैं।
अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इंडिया हैज़ लगभग 2,967 टाइगर, इंडिया के पास लगभग 2,967 टाइगर हैं, और उनमें से ऑफ व्हिच 526 आर इन मध्य प्रदेश। अब यही बात आपके लिए एक और क्वेश्चन बन जाता है कि एक्चुअली में इंडिया के पास कितने टोटल टाइगर हैं? इंडिया के पास टोटल टाइगर हैं 2,967, और उनमें से सबसे ज़्यादा किसके पास है? वो है आपके पास एमपी। आपको स्टेट याद रखनी है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब सब स्पीसीज की बात करते हैं। ट्रेडिशनली 8 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, आउट ऑफ विच 3 एक्सटिंक्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखिए अभी तक मैं आप सारे क्वेश्चन को अभी अभी रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब इसकी एक्चुअली में 8 सब स्पीसीज हैं, उनमें से 3 तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब ये कंसिडर्ड विलुप्त हो गई है। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कैस्पियन, जावा एंड बाली। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, चाहे तो आप ऐसे कह सकते हैं, वेट, देखिए अब आप इसे कैसे कह सकते हैं मैं बताऊं। बिफोर बीजेपी होता है ना, बीजेपी पढ़ा है अपना, माइंड मत करिएगा प्लीज। बीजेपी होता है तो बीजेपी पी हटा के आप सी कर लीजिएगा, तो सी कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बाली, जावा और कैस्पियन। क्लियर? ये तीन जो है टाइगर की सब स्पेसीज हैं, ये एक्चुअली में एक्सटेंट हो चुकी हैं, और 5 अभी प्रेजेंट है। अब आगे बात करते हैं। अदर सब स्पेसीज आर बंगाल टाइगर, एमूर टाइगर, अभी हमने पढ़ा। और उसके बाद ये कहाँ मिलेगा हमें? एमूर रिवर रीजन्स ऑफ रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ चाइना टाइगर, सुमित्रा टाइगर एंड इंडो चाइनीज टाइगर। तो हमें हमारे पास 8 थी, 3 तो एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंड हुई कौन? भाजपा, है ना? भाजपा मतलब VGC, माइंड नहीं करिएगा, ये सिर्फ याद करने का एक फॉर्मूला था। और 5 में हमारे पास है एक बंगाल टाइगर है, एमू टाइगर है, उसके बाद साउथ चाइना टाइगर है, सुमित्रा है और इंडो चाइना है। क्लियर है? 5 3 कितनी हो गई? 8। अब आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। वो जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटा है वो है बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है। यू कैन सी दैट इन ए SSC CGL, आई थिंक ये पूछा जा चुका है। और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर कहाँ पर है? सबसे ज्यादा टाइगर की डेंसिटी है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है? अब मैं आपको कीवर्ड्स थोड़ा सा ओरल बोल दे रहा हूँ जो आपको माइंड में फीड हो जाए। सबसे पहले ये है कि टाइगर जो है, आप दिवस याद कीजिएगा कि वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद फिर हमने पढ़ा था IUCN की, ये इंडेंजर्ड में है और शेड्यूल फर्स्ट में है, अपेंडिक्स फर्स्ट में है, अम्ब्रेला और फ्लैगशिप दोनों स्पीसीज है। लगभग भारत में 2,967 टाइगर पाए जाते हैं, जिनमें से 526 आपके MP में है। और इसकी 3 जातियां जो कि हमने पढ़ी थी, BJP यानी कि बाली, जावा और कैस्पियन, ये तीनों विलुप्त हो चुकी हैं, और 5 अभी प्रेजेंट हैं, उसमें से बंगाल, एमूर, साउथ चाइना, सुमित्रा, इंडो चाइनीज। क्लियर है? सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सबसे छोटा अगर आपकी बात करेंगे, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व तो आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, और सबसे छोटे की बात करेंगे तो वो है आपका वोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा टाइगर जो डेंसिटी है, उनका घनत्व है, वो पड़ेगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। क्लियर है? तो आप देखिए, ये मैंने थोड़ा सा इंसाइट का उठा लिया है, अच्छा दिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, फेयर यूज कर सकते हैं आप। तो ये आपका इंटरनेशनल टाइगर डे 29। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, आगे चलते हैं फिर हम। जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको तो हमें छोड़ना ही नहीं है, उनको हमें कंप्लीटली करना है। आप देखिए तेलंगाना में फिर ये क्या है, लगभग ये जो फूरी टोल राइस, ये भी लगभग 17 हो गया है। और 48 पीपल को रेस्क्यू किया गया, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो अभी फ्लड चल रहा है ना। और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि LGBTQA जो पर्सन होते हैं उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना। और इस स्टेप को आपको एंड करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये एडिटोरियल अभी लास्ट में देखेंगे अपना। अब उसके बाद आ जाते हैं इन एन आर्म कॉन्फ्लिक्ट द वार ऑन वुमेन। एक्चुअली में देखिए क्या था कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में कुकी और मैती समुदाय के बीच, एक बार मैंने आपको स्टोरी बताई थी, थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में बता देता हूँ इसको पूरे को। क्या हुआ था कि किसी ने मैती समुदाय में ये धारणा फैला दी कि कुकी लोग मिलकर गांव में कई लोगों के साथ रेप और उनको मार रहे हैं। तो मैती समुदाय को ये लगा कि अगर ये लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने भी, जो एक मणिपुर में गांव पड़ता है, उस गांव डिस्ट्रिक्ट में गांव है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उस गांव में जाके
एक फैमिली, अब बाद बाकी लोग तो वहाँ से पलायन हो गए, जो लोग रह गए वहाँ पे वो एक फैमिली रह गई थी, उसमें से एक फादर और उनका बेटा था, और 3 जो है, एक उनकी वाइफ थी आई थिंक, और 2 सिस्टर थी, है ना? उसकी कह सकते हैं उनकी डॉटर थी, और उसकी जो लड़का था जिसकी डेथ कर दी गई, है ना? तो बाप बेटे को तो मार दिया गया मैती समुदाय के द्वारा, और जो 2 लेडीज़ बची थी, एक के साथ रेप हुआ, और जो 2 बची उनके साथ उन्होंने नेक्ड मार्च कराया। नेक्ड मार्च आपने वीडियो देखी होगी, वायरल हुई, उस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप जाके देख लेंगे। मैंने 30 सेकंड में आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से वहाँ पे ये केस हुआ था। तो क्या हुआ फिर, मैती समुदाय ने जब ऐसा किया तो फिर कुकी लोगों ने शरण मांगी, तो उनके कैंप लगाए गए, तो उस कैंप में भी उनको डर था, तो ये सब कहानी उसी के ऊपर दी गई है, और एक एक जो है पर्सन को उसमें इंडिकेट किया गया है कि ऐसे ऐसे पर्सन वो कैंप में रहता है, उनके साथ ऐसा हो रहा है ना? और कैंप में भी उनको डर लग रहा है, और गवर्नमेंट भी इसमें एक्शन ले रही है, और इसीलिए एक्चुअली में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया मोदी जी ने जब मणिपुर केस में। हालाँकि उन्होंने अपना स्पीच दिया, बट जिस तरीके से देना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर को, उस तरीके से स्पीच ना देने की वजह से ही एक जो कोएलिशन, यू कैन से दैट, एक संगठन बना है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया में लगभग कई अपोजिशन पार्टियाँ हैं, उन्हीं लोगों ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात की। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को हम लास्ट देख चुके हैं, तो इसमें पूरा वही दिया है, तो इसलिए इसको मैं रीड नहीं कराऊँगा। कारण क्या है, क्योंकि मैंने आपको इसको समझा दिया, ठीक है? एक बार आप इसको रीड कर लेंगे, क्योंकि बहुत इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा, आगे आ जाते हैं फिर हम। अब देखिए, ये मैंने पॉलिटी का उठाया है पूरा। क्यों उठाया पॉलिटी का? क्योंकि पॉलिटी आप पढ़ते हैं, है ना? तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं क्या है। बिल प्रपोज प्रेसिडेंट एज अ विजिटर टू ऑल आईआईएम्स, एक्सपर्ट फियर इम्पैक्ट ऑन ऑटोनॉमी। अब देखिए मैं बताऊँ क्या है कि बिल जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिल कैसे पार्लियामेंट में अमेंड होता है। तो उसी को यहाँ पे मैंने लगाने की कोशिश की है, पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान introduced the Indian Institute of Management Amendment Bill in Lok Sabha on Friday, which proposed to make the president the visitor to all IIMs, यानी कि जितने भी IIMs हैं उन सब का आप ये कह सकते हैं विजिटर के रूप में कौन डायरेक्टर बनेगा, तो वो होंगे आपके प्रेसिडेंट होंगे। इसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, किसने? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। अच्छा ठीक है, अब क्या है इसमें? इस बिल ने और क्या प्रपोज किया? ये बिल जो है वो अमेंड करेगा 2017 वाले बिल को, ठीक है? इसमें क्या होगा? जो विजिटर होंगे, विजिटर यू कैन से दैट प्रेसिडेंट, ये नॉमिनेट कर सकते हैं किसको? चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर। जो आईआईएम्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं उनके चेयरपर्सन को नॉमिनेट करने का काम कौन करेगा? अब वो करेंगे प्रेसिडेंट। क्लियर है? इसलिए वो अमेंड हो जाएगा 2017 वाला, और ये एम्पावर देगा किसको? सेंटर को, कि वो कंस्टिट्यूट करे एन इंटरिम बोर्ड। अब देखिए, इसमें पावर किसको मिल गई? सेंटर को मिल गई, कि वो इंटरिम बोर्ड को क्या करे? कंस्टिट्यूट करे, अगर चाहे वो सस्पेंशन की बात हो या डिजोल्यूशन की बात हो, किसकी? बोर्ड ऑफ गवर्नर की। क्लियर कट है यहाँ तक? अच्छा, आगे क्या है? अभी प्रेजेंट में अभी प्रेजेंट में क्या है? बोर्ड सिलेक्ट द चेयरपर्सन। अभी प्रेजेंट में बोर्ड ही सिलेक्ट करता है किसको? चेयरपर्सन को। बट अब कौन करेगा? अब करेंगे विजिटर यू कैन सी दैट प्रेसिडेंट। So experts said the amendment will have impact on the autonomy of IMS and thus will be governed the central university are governed. The bill also proposed to change the National Institute of Industrial Engineering Mumbai एज ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, नाम भी चेंज होगा। नाम क्या चेंज होगा? पहले नाम है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यू कैन से दैट एन, ठीक है, IIE। अब इसका नाम क्या चेंज होके हो जाएगा? नाम हो जाएगा देखिए आप ये मैंने पढ़ा था IIMS, ठीक है, ये नाम भी चेंज हो जाएगा। और विजिटर के रूप में यहाँ पे कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। वही क्या करेंगे? चेयर जो बोर्ड के यू कैन सी दैट चेयरपर्सन है उनको वो क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एज पर द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट द रीजन ऑफ द बिल, सेक्शन 10 क्या कहता है? प्रेजेंट एक्ट वुड बी अमेंडेड प्रोवाइडेड दैट चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर शैल बी नॉमिनेटेड बाय द विजिटर, ठीक है, विजिटर करेंगे, एंड टू, ये सारी कहानी वही है। अच्छा, अब प्रायर अप्रूवल की बात करेंगे। सेक्शन 16 क्या कहता था? सेक्शन 16 ये कहता है एक्ट विल बी अमेंड टू प्रोवाइड मोर पावर टू द विजिटर। सेक्शन 16 ये कहता है कि भाई ज़्यादातर पावर किसको मिल जाएगी? विजिटर को मिल जाएगी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ IIM डायरेक्टर। तो कहानी वही है, अभी आप समझ गए क्या कहानी है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है?
अब हमें पढ़ना है बिल। बिल क्या है, इसी तरीके से सेक्शन 17 है ना, इतना हालांकि आप याद नहीं रख पाएंगे इसके सेक्शन, बस आपको इतना समझना है कि बिल जो पास हुआ है उसमें विजिटर के रूप में प्रेसिडेंट होंगे और वही आईएएम्स के जो चेयरपर्सन है उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और पहले कौन करता था, वोट करता था। अब देखते हैं क्या है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। द प्रोसीजर द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन आर्टिकल 368। अगर किसी भी बिल को आपको क्या करना है, अमेंड करना है, तो किस आर्टिकल के थ्रू आएगा, वो आर्टिकल 368 के थ्रू। क्लियर है। अब क्या देखते हैं, पहले कंडीशन क्या है। देखिए मैंने यहाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत उठाने का सीधा सीधा कारण ये है क्योंकि आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपका यूपीएससी से लेके एसएससी सीजीएल या फिर मान लीजिए स्टेट पीसीएस में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसके पूछने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। वेट। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया तभी, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट देखिए क्या है कि उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी बिल को अगर अमेंड करना है तो। ठीक है, बट उसको स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। और इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। और उसके बाद ये जो बिल पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा दोनों हाउसों में। ठीक है, और इसमें वो मेजोरिटी होगी वो आपकी 2/3 होगी, प्रेजेंट और वोटिंग होगी। ओके, आगे फिर हमने चौथा क्या देखा, चौथा है जो ये बिल है वो सेपरेटली पास होना चाहिए दोनों हाउसों से। इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, अगर उनमें बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सिटिंग का। तो अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, इतना आपको समझना है। आगे क्या है, अगर ये बिल फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है तो इसमें हाफ ऑफ द स्टेट की आवश्यकता होगी, वो भी किसमें, सिंपल मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग की। अच्छा आगे क्या है फिर, अगर छठा हमारा पॉइंट ये है कि अगर इस बिल को पार्लियामेंट ने पास कर दिया और रेटिफाई कर दिया स्टेट ने, तो ये किसके पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। तो प्रेसिडेंट को इसमें अपनी क्या देनी पड़ेगी, सहमति देनी पड़ेगी। यानी कि प्रेसिडेंट, अब देख रहे हैं आप क्या हो गया, इसमें बाउंड हो गया, वो मना नहीं कर सकते। ठीक है, ही कैन नाइदर विद होल्ड हिज असेंट, वो अपनी सहमति को विद होल्ड नहीं कर सकते और ना ही रिकंसीडर के लिए भेज सकते हैं। उनको इस पर क्या देनी पड़ेगी, अपनी असेंट देनी पड़ेगी। आगे की बात करते हैं, आफ्टर द असेंट, अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी तो ये बिल क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। क्लियर कट है यहाँ तक। अच्छा अब आगे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के तीन वे हैं। क्या है, अमेंडमेंट बाई द सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं आप, स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं, और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट रेटिफाई ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। तो तीन तरीके से आप किसी भी बिल को अमेंड कर सकते हैं, सिंपल, स्पेशल और आपका स्पेशल विद यू कंसिडर हाफ ऑफ द स्टेट। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं इसको एक बार और रिवाइज कराने की कोशिश कर दूंगा। चार पांच पॉइंट हैं। सबसे पहले आपको पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं किया, और इसमें प्रेसिडेंट की कोई रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा दोनों हाउसों में और 2/3 होगा। ठीक है, और उसके बाद 2/3 होगा। और फिर हम देखते हैं इसमें। ठीक है, चौथा वाला है बिल सेपरेटली पास होगा दोनों हाउसों में, दोनों हाउसों में सेपरेटली पास होने के बाद इसमें अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। और फेडरल प्रोविजन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हाफ ऑफ द स्टेट लगेगा भाई, सिंपल मेजोरिटी एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग से। उसके बाद हम बात करते हैं, और इसमें देखिए अगर ये पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, बोथ हाउस, पार्लियामेंट रेटिफाई कर दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो इस पर प्रेसिडेंट को अपनी क्या देनी पड़ेगी, असेंट देनी पड़ेगी। वो ना तो इसको विदहोल्ड कर सकते हैं ना रिकंसीडर। कुल मिला के ये कि अमेंड वाले प्रोसीजर में प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं और ये बाद में क्या बन जाएगा, आपका बिल। और तीन तरीके के क्या होते हैं, आपके प्रोसीजर होते हैं टू चेंज टू अमेंड दी बिल। अच्छा आगे क्या है अपना, आगे देखने की कोशिश करते हैं हम। आगे आर्टिकल है नो प्रपोजल टू अमेंड एंटी डिफेक्शन लॉ। अब थोड़ा सा हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रोविजन प्रपोजल नहीं है टू अमेंड दी एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को यू कैन से दैट अमेंड करने के लिए कोई भी प्रपोजल नहीं है। क्या है, यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ऑन फ्राइडे टोल्ड लोकसभा दैट देयर वाज नो प्रपोजल टू अमेंड दी एंटी डिफेक्शन लॉ। तो व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो सबसे पहले आपको तो जैसे ही एंटी वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना है कि 10th शेड्यूल कौन सी है भैया, 10th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट है, 85 वाला। ये थोड़ा सा हम इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया भी है, ये दिया है। मिस्टर मेघवाल्स रिटन रेस्पॉन्स वाज टू एन अनस्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द बीजेपी मेंबर धर्मेंद्र कश्यप वेदर गवर्नमेंट प्रपोज टू स्टैंडर्ड 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम थोड़ा सा अब एंटी डिफेक्शन लॉ।
हालांकि हमने लास्ट वीडियो में एक दो बार पढ़ा है, बट फिर हम पढ़ेंगे। अ मेंबर इन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द डिफेक्शन लॉ, किसके अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। तो देखिए, अगर मान लीजिए, अब मैं बात करूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने ये लगा दिया, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं था, बट तो चलिए ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। अगर मान लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, अंडर द डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कोई भी जो आपका मिनिस्टर है और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, तो किस तरीके से वो डिस्क्वालीफाई होगा, उनको देखने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए उसने वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसने ज्वाइन कर रखी थी और उसकी मेंबरशिप को उसने वॉलंटरी क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वो आपका whose ticket he is elected to the house, तो वो किस में आ जाएगा, आपका डिस्क्वालिफिकेशन में। क्लियर है भाई, सीधी सी बात है, आप उस पॉलिटिकल पार्टी में थे, आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया, तो आप किस में आ जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन में। आगे, इफ द वोट और एब्सटेंट फ्रॉम द वोटिंग इन हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, अब वो जिस पॉलिटिकल पार्टी में है उसी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध वो वोट कर रहा है, उससे एब्सटेन कर रहा है, तो वो भी किस में आ जाएगा, आपका डिस्क्वालिफिकेशन में। आगे, अगर कोई भी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर होता है, यानी निर्दलीय अगर कोई भी चुना जाता है, तो और वो बाद में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अदर ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। क्लियर है? और अगर कोई भी नॉमिनेट मेंबर है ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, अगर 6 महीने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो ज्वाइन करता है, तो भी वो किस में आ जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन में। तो 4 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रख लेंगे भाई, सीधी सी बात है, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में है, आप उसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के, है ना, छोड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन हो गए। और अगर मान लीजिए आप उसी पॉलिटिकल पार्टी में और उसमें वोट ही नहीं देना चाह रहे, उससे दूर भाग रहे हैं, तो ये भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन में हो गया। और अगर आप निर्दलीय चुने गए और बाद में आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो वो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन में हो जाएगा। और अगर आप उसको 6 महीने के बाद ज्वाइन कर रहे हो, तब भी आपका किस में हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन में। ओके, आगे बात करते हैं डिसीजन ऑफ द प्रेसिडाइंग ऑफिसर। तो जो प्रेसिडाइंग ऑफिसर होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, ये भी उन्होंने पढ़ा था, इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। देखिए, 10th शेड्यूल का अगर केस राज्यसभा का है, तो चेयरमैन लेंगे, और स्पीकर लेंगे किसमें, लोकसभा में, एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यही आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। अगर राज्यसभा के हैं तो चेयरमैन लेंगे, और स्पीकर लोकसभा के लेंगे, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होगा। 1992 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डिसीजन ऑफ चेयरमैन एंड स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। और 1992 में क्या हुआ था कि इसको किसके अंतर्गत डाल दिया गया, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन द रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, 2014 में क्वेश्चन आया। देखिए, मैंने अभी पढ़ाया था ना, यही था ना, इस प्लेटफॉर्म पे ना, एक सबसे बड़ी खास बात यही है कि आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस किसी भी कीमत पर नहीं छूटेंगे। कोशिश यही है कि 100% आपको एक फिल्टर कंटेंट मिले, 100% आपको जो भी कंटेंट मिले वो आपको सिलेबस से रिलेटेड मिले, फालतू फालतू की बातें नहीं। ठीक है, कारण क्या है कि आपको मैं ये नहीं कि डाइवर्ट कर रहा हूँ, डाइवर्ट करने वाली चीज़ें जब आप देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल ही जाएंगी। क्या होगा कि मान लीजिए न्यूज़पेपर कुछ और है, आपको पढ़ाया कुछ और जा रहा है, वो अलग बात है कि किसको क्या समझ में आता है, बट हाँ, अपना तो सीधा यही है कि फिल्टर कंटेंट है आपके लिए, विद क्वेश्चन से है। तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन प्रोविजन रिगार्डेड एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए, सेकंड में नहीं होगा, फिफ्थ में नहीं होगा, एट्थ में नहीं होगा, क्या होगा, 10th शेड्यूल, दैट द हिंदू में दिया गया। अगर सोर्स की बात करें तो उसकी द हिंदू ही है, अभी हम पढ़ लेंगे, पढ़ाई था हमने अभी, तो उसको अभी हम नीड नहीं है पढ़ने की। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। अब क्या है, इंडिया जापान विल वर्क टू स्ट्रेंथन पीस टाइम कॉरपोरेशन। इंडिया और जापान अब किसकी स्ट्रेंथन की बात कर रहा है, पीस टाइम कॉरपोरेशन, ये जयशंकर ने कहा है, ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। मोदी से इंडिया कैन बिकम अ हब ऑफ चिप मैन मेकिंग इंडस्ट्री, इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और नीड लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, अभी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे क्या है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये फ्राइडे की बात है, इंडिया वुड इमर्ज अ ग्लोबल हब ऑफ सेमीकंडक्टर एंड चिप मेकिंग इंडस्ट्री। अब देखिए, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है कि इंडिया अब जो है ना, चिप मेकिंग इंडस्ट्री पे काम करेगा, क्योंकि हमें ज़्यादातर डिपेंड रहना पड़ता है चाइना के ऊपर। ही मेड ए स्ट्रॉन्ग पिच टू ग्लोबल इन्वेस्टर while inaugurating the Semicon India 2023 कॉन्क्लेव इन गुजरात। तो सेमीकॉन इंडिया, अब आपके लिए वन डे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाएगा कि सेमीकॉन इंडिया कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव
कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका गुजरात में। अब देखिए यहाँ से हमने यहाँ से हिट कर लिया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे आगे क्या है? एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया है यहाँ पे, देखने की कोशिश करते हैं। अर्लियर पीपल वर क्वेश्चनिंग अवर एम टू मेक चिप एंड वर आस्किंग व्हाई इन्वेस्ट इन इंडिया। यानी पहले लोग ये हमारे उद्देश्य पर भी क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे कि मेक चिप एंड वर्क आस्किंग व्हाई इन्वेस्ट इन इंडिया, यानी इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करें। अब क्या हाल है भाई? द क्वेश्चन हैज चेंज, व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया। अब हाल ये है कि अब इंडिया में इन्वेस्ट क्यों ना करें। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा अच्छा स्लोगन दिया है, काफी अच्छा लगा मुझे। पीएम सेड एडिंग द कंट्री वाज रोलिंग आउट रेड कारपेट टू इन्वेस्टर टू सेक्टर्स। अच्छा ठीक है, तो अब आगे क्या है? India understand that semiconductors are not just a national need but a necessity for the world। ये एक्चुअली में क्या है ना, ये इंडिया ये इस बात को समझता है कि सेमीकंडक्टर जो है ना वो नॉट जस्ट ए नेशनल नीड नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, वर्ल्ड की आवश्यकता है। मिस्टर मोदी सेड एडिंग दैट अट्रैक्टिव ग्लोबल प्लेयर्स टू सेट अप देयर प्लांट्स एंड सप्लाई चेन नेटवर्क इन द कंट्री इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ हिज गवर्नमेंट। अब देखिए उन्होंने कई जो इन्वेस्टर हैं उनको इनवाइट किया है टू इन्वेस्ट इन सेमीकंडक्टर। So the second edition of Semicon India is a being held in Gandhinagar। कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में। In the presence of leader representative from the various global semiconductor companies and startups, the three summit will be conclude on Sunday। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें कितना क्या कैसे क्यू कैन से दैट इन्वेस्ट होगा, थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करते हैं। लगभग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं 400 आपका ये है डॉलर इन्वेस्टमेंट एट द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। यूएस चिप मेकर एडवांस माइक्रो डिवाइस एएमडी अनाउंस प्लान टू इन्वेस्ट अराउंड लगभग 400 मिलियन डॉलर in the country over the next 5 years and build its large design center in the tech hub of Bengaluru। अब हमारे लिए क्या समझना है कि कितना इन्वेस्ट होगा यहाँ पे, तो मैं बताऊं सेमिकॉन इंडिया में लगभग आपका एडवांस माइक्रो डिवाइस यूएस चिप मेकर है ये, है ना, यूएस में चिप बनाती है, उसका नाम है एडवांस माइक्रो डिवाइस। ये लगभग 400 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, और वो भी किस जगह? बेंगलुरु में। क्लियर कट है यहाँ तक? अच्छा, सेमिकॉन यू कैन से दैट इस सेमिकॉन वर्ड अब आपके लिए अगर आ जाए ना तो सेमिकॉन को रिलेट करके चलना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। सेमिकॉन जो है ना वो आपका क्या है? चिप चिप कहीं से भी रट्टा मारो उसे समझो, ठीक है, याद करना है बस। आगे द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय द टॉप रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मेजर कंपनी सच एज माइक्रो टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मटेरियल, फॉक्सकॉम, सेमी, कैंडेंस, एमडी। समझ रहे हो ना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, आगे देखते हैं। नीड लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन पीएम। अब देखिए क्या है ना कि अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन को अगर हमने लीगली बाइंडिंग कर दिया है ना कि इस पे हमें बाइंड करना है इसको, तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अब ये एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्टिव से आपका ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए मैं इसको देखने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसमें कुछ भी टर्न ना छूटे। क्या है? फ्राइडे की बात है। G20 नेशंस टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली फॉर द इफेक्टिव इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन। यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को अगर आपको एंड करना है तो हमें लीगली बाइंड होना पड़ेगा। ही वाज एड्रेसिंग द G20 एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या है? विद रिगार्ड क्लाइमेट एक्शन प्लान CAP या फिर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मिस्टर मोदी सेड कंट्री अचीव्ड इट्स स्टेल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। आई है कि 2030 तक हम नॉन फॉजल फ्यूल्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, यहाँ समझना है आपको। ये नेशनल कंट्रीब्यूशन यू कैन से दैट, जिसमें हमने बात करी थी कि हम 2030 तक फॉजल फ्यूल्स का ज़्यादा सॉरी नॉन फॉजल फ्यूल्स, नॉट ए फॉजल फ्यूल्स, यू कैन से दैट नॉन फॉजल फ्यूल्स का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, और 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन इमिटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? मिस्टर मोदी फिर आगे द नीड टू एनहांस एक्शन कमिटमेंट अंडर द यूएन क्लाइमेट कन्वेंशन एंड पेरिस एग्रीमेंट टू हेल्प द ग्लोबल साउथ पीपल टू डेवलपमेंट एस्पिरेशन ऑन द क्लाइमेट फ्रेंडली अवे। अब इसमें कौन कौन सी यूएन क्लाइमेट कन्वेंशन, पेरिस एग्रीमेंट, वो टेम्परेचर वाली बात करी गई है हमने। अच्छा, कुछ इनिशिएटिव की बात करते हैं हम, जैसे 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर वर फाउंड इंडिया। अब देखिए एक आपको रेशियो मिल गया कि लगभग, अभी हमने टाइगर पढ़ा था ऊपर 29 जुलाई को जो है उसका वो मनाया जाता है, और अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। ही सेड वर्क वाज अंडर ऑन प्रोजेक्ट लाइन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और ये किसके अंतर्गत है? प्रोजेक्ट लाइन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंदर। अंडर द इंडिया इनिशिएटिव वर्क पावर्ड बाय द पीपल पार्टिसिपेट, मोदी सेड अंडर
मिशन अमृत सरोवर के लगभग अमृत सरोवर में लगभग 63,000 वाटर बॉडीज वर डेवलप इन जस्ट अबाउट अ ईयर। एक साल में लगभग 63,000 वाटर बॉडीज को अमृत सरोवर सरोवर के अंतर्गत क्या है उनको प्रिवेंट करने की बात करी गई है, डेवलप करने की बात करी गई है। कि आल्सो क्रेडिट कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन द नमामि गंगा मिशन विच रिजल्ट इन द रिपेंस ऑफ द गैंगटेड डॉल्फिन इन द रिवर्स। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक और अदर भी सेक्टर पे भी अपना काम चल रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, लैंड यूज चेंज पुटिंग रॉकी एड्रेस ऑफ एनिमल अंडर स्टेज इन सह्याद्री प्लेट्यू। देखिए मैं बताऊँ इसमें क्या कहानी है। इसमें ये है, आपने देखा होगा कभी कभार आप कुछ पहाड़ कुछ भी, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं या फिर आप घूमने गए या फिर आपने कहीं भी कोई पहाड़ हटाने की कोशिश की और आपने देखा तो उसके नीचे कुछ ना कुछ आपको रेप्टाइल्स मिल जाते हैं। यू कंसिडर रेप्टाइल, या फिर आप मान लीजिए कुछ ना कुछ आपको कीड़े मकोड़े में से मिल जाते हैं जो आपको लगता है कि ये थोड़े से अजीबो गरीब हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है, उनको देखने की कोशिश करते हैं। और टीम लगभग 5 साइंटिस्ट थे और उन्होंने 70,000 रॉकों को क्या किया, पलट किया है ना, ओवर टाइम फाइंड आउट। उन्होंने फाइंड किया कि हाउ एनिमल रैंकिंग फ्रॉम द आंट एंड स्नेक आर रेस्पॉन्डिंग इन लैंड यूज चेंज इन द रॉकी हैबिटेट। इनकी जो स्टडी है वो पब्लिश हुई है ग्लोबल इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, एक जो है आपका ट्रेडिशन जर्नल है, उसमें पब्लिश हुई है ग्लोबल इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। अच्छा उन साइंटिस्टों के नाम भी दिए गए यहाँ पे कौन कौन है, जैसे विजय जतिन है, मनाली राणे है, अर्पणा बत्सवे है, वर्दगिरी है। हालांकि ये आपको याद नहीं करना है। अब कहानी क्या है, वो कहानी को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि 5 साइंटिस्टों ने लगभग 7,000 लोगों को क्या किया, यू कंसिडर उनको पलट किया और उनमें से उनकी जो पब्लिश हुई वो भी हमें याद नहीं रखना, अभी हमें देखना क्या कहानी है, क्या मिलता है हमें इसमें। जो मिला है उसको देख लेते हैं। द एनिमल ऑफ द साइंटिस्ट फोकस ऑन द इंक्लूडेड व्हाइट स्ट्रिप वाइपर चीको, इसका नाम है हेमेद्य चिलियो एल्बिडो फैसिटिंको, रिपोर्टेड ओनली फ्रॉम द स्मॉल पार्ट ऑफ द रत्नागिरी। ये रत्नागिरी में मिलेगा और सिंधुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, क्या व्हाइट स्ट्रिप वेपर। अच्छा आगे, द सेसाचेरी सेलियंसिला, ये इसको बोला गया जेनोपेसा सेंसेचेरी, अ यूनिक लेगलेस, इसकी लेग नहीं है, एम्फीबियंस दैट मोस्टली लाइव अंडर द सॉइल, ये कहाँ रहता है, सॉइल के अंदर रहता है। द saw स्कल्ड वाइपर इज कैटोसिनिया, आंट्स एंड स्पाइडर आर स्कॉर्पियन। तो इस टाइप के कुछ स्पेसीज की बात की गई है। अच्छा अब हमारे लिए इसमें से पढ़ने के लिए ना एक बार हम देख लेंगे सह्याद्री प्लेट्यू, और ये थोड़ा सा अगर आप देख पाए याद कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो देखने की कोशिश करते हैं हम क्या है, घबराना नहीं है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, इंट्रोडक्शन देखते हैं वेस्टर्न घाट, जिसको हम सह्याद्री हिल्स कहते हैं। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट हिट किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी इसमें पट नहीं था, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया था सह्याद्री हिल्स को क्या बोला जाता है या फिर वेस्टर्न घाट को क्या बोला जाता है। सह्याद्री हिल्स इज अ फॉर्म बाय द मालाबार प्लेन्स के द्वारा बनाए एंड द चेन, सॉरी ये थोड़ा सा बद्दा दिख रहा हुआ, ऑफ माउंटेन रनिंग पैरेलल टू इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। कहाँ पे मिलेगा ये सह्याद्री हिल्स, आपको वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगी। और ट्रांसवर्स द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात है इसमें, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। तो आपको इतनी स्टेट याद रखनी है कि एक्चुअली में सह्याद्री, सॉरी जो आपका वेस्टर्न जो एरिया है उसमें कौन कौन सी स्टेट आ जाती है। तो स्टेट में देखिए अभी एक बार आपकी संख्या भी पूछ ली गई कि वेस्टर्न घाट में कितनी जो है आपकी स्टेट आती हैं। एक गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, तो लगभग 6। और वहाँ मोर देन दिया था, मोर देन आपका जब आंसर पूछा था तो 7 दिए थे, तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा क्योंकि 6 हैं ये। और उसके बाद इंटरप्रेटेड ओनली 30 किलोमीटर ब्रेक, अच्छा, और कवर लगभग एक आपका है 1,38,600 किलोमीटर ये कवर करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये लगा दिया, ये आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट है, ये सेंट्रल वेस्टर्न घाट है, इधर आपका नीलगिरी है ये, और ये आपका सदर्न वेस्टर्न घाट है। तो इस तरीके से आप इनको पार्ट देख सकते हैं कितने में बटा हुआ है ये पार्ट्स में बटे हुए हैं आपके, नॉर्दर्न, सेंट्रल, नीलगिरी और सदर्न। ठीक है, अब आप 3 में नहीं बांट सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्दर्न होगा, सेंट्रल होगा और सदर्न होगा, है ना। तो ये 3 पार्ट होगा, नहीं नीलगिरी भी पार्ट है इसका। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा आगे देखते हैं फिर हम। तो अब जो मुझे आपके लिए, अब हमें थोड़ा सा देख लेना है आर्टिकल। इसमें क्या है, चैटिंग द पाथ फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन, यानी कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके लिए और क्या पाथ हो सकता है, क्या और चीज़ें हो सकती हैं। तो एक्चुअली में ना ये कंपैरिजन की गई है 13th, 14th, 15th एंड 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो ये डाटा दिए गए हैं, हालांकि डेटा आपको नहीं याद करना है, इतना डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली में 4 फाइनेंस कमीशन के डेटा को आपको
ये फोर्थ वाला दिया है, इधर आपका थर्ड वाला दिया है, ये ट्वेल्थ वाला दिया है ना। इस तरीके से कंपैरिजन की गई है बिटवीन दी आपके फाइनेंस कमीशन में। अच्छा, 16th वाले फाइनेंस कमीशन की भी कंपैरिजन की गई है ना। तो अभी एक्चुअली में क्या है, ये अब इसमें एक कोविड-19 वाला इफेक्ट भी आया है ना। और 15th वाला जो फाइनेंस कमीशन था वो 2017 में नवंबर के समथिंग था आई थिंक। और उसके बाद हम फिर बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल चैलेंज कुछ आए हैं उन सामने 16th वाली फाइनेंस कमीशन में, तो उसी के रिगार्डिंग है। अच्छा, अब मैं बताऊँ, इस डेटा को आपको नहीं देख लेना है, बट आपको समझना क्या है इसमें, थोड़ा सा मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ सुधार और नवाचार ऐसे संदर्भ में प्रासंगिक हो सकते हैं कि जैसे एक ऋण परिषद स्थापित करना, है ना। ऋण परिषद स्थापित करेंगे आप, यू कैन से दैट एक बॉडी जो भी आपकी लोन मैग्नीट्यूड्स को देखेगी। अच्छा, उसके बाद जैसे 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश यही की थी कि एक परिषद को स्थापित कर देना चाहिए। और उसके बाद ये एक्चुअली में क्या है, स्वतंत्र निकाय हो जिसका केंद्र और राज्य सरकार के कोई भी ऋण परिणाम और प्रोफाइल की निगरानी भी करनी चाहिए इसी को, है ना। और 16वें वित्त आयोग की बात करेंगे जिसमें गैर योग्यता जो सब्सिडी के विषय हैं उनके विस्तार की भी जांच की जानी चाहिए, ठीक है। और उसके हालांकि अनुदान का जो निर्धारण करते समय की बात है तो उसमें अनुचित सब्सिडी को बाहर करने से वित्त आयोग और राजनीतिक विवादों में फंस भी सकता है। यानी कि अगर आप अनुदान का निर्धारण कर दिया आपने तो अनुचित सब्सिडी, है ना। और बाहर से जो भी वित्त आयोग को राजनीति ये किसमें फंस सकता है, विवादों में फंस सकता है। साथ ही कोई भी सब्सिडी और राजकोषीय घाटों के संबंध में ढील नहीं बरत सकता। अच्छा, आगे फिर क्या है इसमें, देखिए ऐसे राजकोषीय घाटों को रखने वाले राज्य को, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा बड़ी अच्छी बात कही है, जो राजकोषीय घाटों रखते हैं ना तो उनके लिए क्या करना चाहिए फाइनेंस कमीशन को। तो फाइनेंस कमीशन देखिए यहाँ पे देखते हैं, इट शुड प्रोवाइडेड केयर टू स्टेट मेंटेनिंग फिजिकल डेफिसिट। यानी कि जो अपने फिजिकल डेफिसिट को अगर मेंटेन करते हैं तो उनको क्या प्रदान कर देना चाहिए, गाजर। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग फिजिकल परफॉर्मेंस एज अ क्रिएशन इन हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी कि गाजर प्रदान कर देना चाहिए, उदाहरण के लिए मतलब अगर इसको कहा जाए तो क्षैतिज वितरण में एक मानदंड के रूप में राजकोषीय प्रदर्शन को भी शामिल करना चाहिए। और आगे, और उन लोगों के लिए यहाँ है एंड स्टिक, स्टिक मतलब लाठी, फॉर दोज दैट एक्सीड फिजिकल डेफिसिट लिमिटेड। और उन लोगों के लिए लाठी प्रदान करनी चाहिए जो राजकोषीय घाटों की सीमा से अधिक है। भाई मतलब आप बार बार नुकसान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बाई suitable एक्टिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग ऑल आउट्स, यानी कि अनुमत उधार की सीमा पर उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। तो कुल मिला के इसमें ना डेटा दिया था, ये एक बार आप चाहो तो डेटा को पढ़ सकते हो फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, बट प्रीलिम्स के लिए आपके कुछ भी पता नहीं था इसमें जो मैं आपको बताता। तो आज हम इस सेशन को यहीं रोकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, चाहे आप 10 लोग देख रहे हैं, 12 लोग देख रहे हैं, मैंने आपसे आज क्वेश्चन से पूछा है तो उस क्वेश्चन का आप जवाब मुझे जरूर देंगे, ठीक है। और बाद बाकी तो सब ठीक है। आप, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, है ना, अपने चैनल पे डे बाय डे। किस तरीके से हमारी जो अब एक इनिशिएटिव और मैंने स्टार्ट कर दिया है कि आपको ना एक शॉर्ट मिल जाया करेगा, 1 या 2 शॉर्ट पूरे दिन में। उस शॉर्ट में क्या ना जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, जैसे मैंने कल पढ़ाया था आपको निपाह वायरस, तो जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है वो आप 30 सेकंड में रिवीजन कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो इस सेशन को हम यहीं एंड करेंगे और आपसे मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, कल आपका पीसी आएगा। पीसी बोलो तो प्रीलिम्स करंट का कंपाइलेशन आएगा और आई थिंक वो आपके पास 11 बजे तक अवेलेबल होगा। उस पीसी को आप अच्छी तरीके से देख लें और कल मैं क्या करूँगा, वो कंपाइलेशन जो होगा वो आपका 3 हफ्ते का होगा। 3 हफ्ते का होगा क्योंकि मैं उसमें कंपाइल करके दे दूंगा आपको, पूरा 1 मंथ का हो जाएगा वो, है ना। क्योंकि बार बार फिर मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा या फिर हाँ, मैं कंपाइलेशन ही आपको कल अवेलेबल करा दूंगा जो लगभग होगा आपका आई थिंक 24 डेज का कंपाइलेशन होगा ऑफ द पीआईबी एंड द हिंदू न्यूज़पेपर एंड यू कैन से दैट नेक्स्ट योर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। इन तीनों का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा और जो भी अदर साइट हैं यूपीएससी की वो उनका भी कंपैरिजन कल आपको मिलेगा। तो आप प्लीज़ ना, अगर आप द हिंदू को नहीं भी देख पा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और देखिए मैं ये भी कहता हूँ आप अगर ये द हिंदू मेरा देखते हैं तो अगर आप इसको डबल स्पीड में करके देखेंगे ना तो भी आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आप नहीं देख पाते, एक आध दिन छूट भी जाता है, तो उस कंपैरिजन को जब आप देखेंगे तो आपका डेफिनेटली कवर होगा, ठीक है। सो आज हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।